अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री से हमारा कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनालिटिकल केमिस्ट्री को, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। देन हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, एनालिटिकल टेक्निक्स के किसी भी सैम्पल को एनालाइज करने की कौन सी टेक्निक्स हैं, किन प्रोसेस के थ्रू या किन मेथड के थ्रू हम किसी भी सैम्पल को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये लेंथी टॉपिक है तो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्लासिकल मेथड को कवर करेंगे। तो एनालिटिकल टेक्निक्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, एक क्या है क्लासिकल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। क्लासिकल मेथड में हमारे पास ओल्ड मेथड्स आते हैं और जो मॉडर्न मेथड है इसमें न्यू मेथड्स आते हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड। फर्स्ट है क्लासिकल मेथड, ठीक है। वन बाय वन इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ओल्ड मेथड है, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये ओल्ड मेथड्स हैं तो पुराने वक्तों में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई बहुत एडवांस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पुराने वक्तों में ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो मशीन्स हैं वो हमारे पास नहीं थी। इसीलिए हमारे पास जो क्लासिकल मेथड है इसमें किसी भी फिज़िकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड मेथड्स हैं। क्लासिकल मेथड को हम वेट केमिकल मेथड भी कहते हैं। अब वेट केमिकल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम बहुत से सॉल्यूशंस, ठीक है, और रिएजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट सैंपल को एनालाइज करने के लिए अगर हम उसको क्लासिकल मेथड से एनालाइज कर रहे हैं तो उस मेथड में हमें कुछ सॉल्यूशंस यूज़ करने पड़ते हैं या कुछ सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं और कुछ रिएजेंट्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, लिक्विड, ठीक है। रिएजेंट्स भी ज़्यादातर क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड्स। तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेट केमिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड रिएजेंट। अब अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं या उसमें कोई रिएजेंट डाल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शन भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल है वो भी कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, कोई एलिमेंट हम डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस मेथड में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इस मेथड को हम क्वालिटेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव के लिए भी। क्वालिटेटिव में एग्जांपल है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। फ्लेम टेस्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इसके बाद एक क्वांटिटेटिव में हम टाइट्रीमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लासिकल मेथड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या एनालाइज करेंगे, किसी भी सैंपल का वॉल्यूम, ठीक है। इसमें हम किसी भी सैंपल का वॉल्यूम एनालाइज करेंगे, उसका वॉल्यूम पता करेंगे। उसके बाद है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल का वेट, ठीक है, इसमें हम क्या पता करते हैं, क्या मालूम करते हैं, उस सैंपल का वेट या उस सैंपल में हमें जो हमारा एनालाइट है बेसिकली उसका वेट। अच्छा, तो हमारे पास है क्लासिकल मेथड, हमने इसे डिवाइड किया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे। अच्छा, अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। एक सैंपल होगा जिसका हमें वॉल्यूम नहीं पता होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू उस सैंपल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, टाइट्रेशन। एक मेथड यूज़ करते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। अभी जब हम आगे प्रोसीजर देखेंगे तो वहाँ पर हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जिस प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसका नाम क्या है, टाइट्रेशन। तो इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो पहले पता होना ज़रूरी है, जैसे कि नॉन कंसंट्रेशन क्या है, अननोन कंसंट्रेशन, रिएजेंट, एनालाइट और इंडिकेटर। तो पहले हम देखते हैं नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट, क्वांटिटी। नॉन कंसंट्रेशन मतलब हमें कंसंट्रेशन पता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, हमने इसमें 10 ml वाटर डाल दिया, 10 ml वाटर डाल दिया और 2 ml इसमें HCl डाल दिया। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है कि इसमें 10 ml वाटर है और 2 ml HCl है। इसका क्या मतलब है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन
नोन है, हमें पता है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कि इसमें 10 ml वाटर है और 2 ml HCl है। अब अगर अननोन कंसंट्रेशन की बात करें तो अननोन कंसंट्रेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने 10 ml वाटर ले लिया, ठीक है, और हमने इसमें HCl डाल दिया। HCl की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, इसका अमाउंट क्या है हमें नहीं पता, हमने इसमें HCl डाल दिया इसे मेजर किए बगैर। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो अननोन कंसंट्रेशन का बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमें HCl की कंसंट्रेशन नहीं पता, ठीक है। तो नोन कंसंट्रेशन मीन हमें कंसंट्रेशन पता है और अननोन कंसंट्रेशन मीन हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम। नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो है रिएजेंट। रिएजेंट क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस। एक ऐसा कंपाउंड या मिक्सचर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी दूसरे कंपाउंड की प्रेजेंस पता करने के लिए। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक 10 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि क्या इस सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है या नहीं। हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में बेस ऐड करेंगे, ठीक है। अब बेस ऐड करने से अगर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो इट मीन्स यहाँ पे एसिड था, तभी तो एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई तो क्या मतलब है कि ये इसमें एसिड था तभी तो बेस इससे न्यूट्रलाइज हो गया। अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। तो देखो बेस को हमने यूज़ किया एसिड की प्रेजेंस या एब्सेंस पता करने के लिए, सही है। बेस को हमने यूज़ किया इस सॉल्यूशन में एसिड की प्रेजेंस या फिर एसिड की एब्सेंस पता करने के लिए। तो बेस क्या होगा, रिएजेंट। अच्छा, अब टाइट्रेशन के प्रोसेस में रिएजेंट का एक ख़ास नाम है, ठीक है। टाइट्रेशन का अगर हम प्रोसेस करवाएंगे तो वहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे उसका एक ख़ास नाम है, उससे हम कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। तो रिएजेंट एक जनरल टर्म है, हम इसको डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें टाइट्रेशन के बारे में तो टाइट्रेशन में हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे उससे हम क्या नाम देंगे, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट के एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, एसिड आ सकता है और बेस आ सकता है, ठीक है। एसिड को हम यूज़ करेंगे बेस की प्रेजेंस पता करने के लिए और बेस को हम यूज़ करेंगे एसिड की प्रेजेंस पता करने के लिए। अच्छा, अब एनालाइट है। एनालाइट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गोइंग टू बी मेजर्ड, वो सब्सटेंस जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस हमने पता करनी है। अगर इसी एग्जाम्पल को देखें तो देखो यहाँ पर हमें एसिड की प्रेजेंस पता करनी थी, एसिड को मेजर करना था, तो एसिड क्या होगा, एनालाइट। बुक में एग्जांपल है वाटर की, NaCl की। अब एक न्यू टर्म है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, दैट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंडिकेटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो एसिड में और बेसिक एनवायरनमेंट में अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे कि चैप्टर 2 में हमने लिटमस पेपर को डिस्कस किया था, ठीक है। लिटमस पेपर क्या था, एक पर्पल कलर का पेपर था, स्ट्रिप थी, जिसको हमने जब एसिड में डाला तो वो रेड हो गया, इसको हमने बेस में डाला तो वो ब्लू हो गया। तो ये क्या होगा, इंडिकेटर, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। लिटमस पेपर के अलावा इसमें एग्जाम्पल आती है फिनोफ्थिलीन। अब हम टाइट्रेशन का प्रोसेस ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। देखो टाइट्रेशन में होता क्या है कि हमें जो सैंपल एनालाइज करना है, ठीक है, जो हमारा सैंपल है उसे हम इस तरह के एक कंटेनर में लेते हैं, इससे हम कहते हैं फ्लास्क, ठीक है। हमने फ्लास्क में अपना सैंपल जिसमें हमारा एनालाइट है वो ले लिया। अब इसके अंदर हम डालते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। तो साथ ही हमने यहाँ पे इंडिकेटर भी इस फ्लास्क में डाल दिया। दूसरी तरफ हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन और जिसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। इस तरह का एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने अपना टाइट्रेंट लिया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्यूरेट। ये जो ग्लास ट्यूब है इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में हमने अपना टाइट्रेंट डाल दिया और इसको हमने फॉर एग्जांपल 0 तक फिल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं ब्यूरेट में, 0, फिर इस तरह से 1 और इस तरह से ग्रेडिंग होती है 2 देन 3, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल 0 तक इसको पूरा फिल कर लिया टाइट्रेंट से। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क को यहाँ पर नीचे रखेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना टाइट्रेंट इस फ्लास्क में डालेंगे और फ्लास्क को शेक करेंगे।
ताकि सैम्पल और टाइट्रेंट मिक्स हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, तो इस फ्लास्क में हमने एसिड लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने बेस ले लिया ब्यूरेट में। तो अब एसिड और बेस जब मिलेंगे तो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इसको हम शेक करेंगे ताकि जो रिएक्शन है वो हो जाए सही से। अब इस तरह से हमने प्रोसेस कंटिन्यू रखा हुआ है और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब इस फ्लास्क कंटेंट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये कलरलेस था, अब ये पिंक हो जाएगा, लाइट पिंक। तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर टाइट्रेंट ऐड नहीं कर सकते, हमारी रीडिंग इससे गलत हो जाएगी। जब परमानेंट कलर आ जाए और शेक करने के बाद भी वो कलर डिसअपियर ना हो, इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट आ गया है और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हम इस ब्यूटेट से अपना जो टाइट्रेंट है वो इसमें ऐड कर रहे थे, तो इसमें जो टाइट्रेंट है उसकी क्वांटिटी कम हो रही थी, ठीक है। 0 तक हमने इसको फिल किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब यहाँ पर 10 पर आ गया, तो हमने रीडिंग नोट कर ली। इस तरह से हम 3 रीडिंग्स लेते हैं और इसका फिर एवरेज अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई भी एरर हो तो वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो हमने एवरेज रीडिंग ले ली। अब इस रीडिंग को यूज़ करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम अपने एनालाइट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो रिएक्शन को देखते हुए होती है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करना, बस इतना समझ लो कि ये जो हमने प्रोसेस किया है इसके बाद हमें कुछ रीडिंग्स मिली हैं और उस रीडिंग्स को हम यूज़ करते हैं और फिर रिएक्शन को देखते हुए अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन से फिर हम डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम अपने एनालाइट का वेट मालूम करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारा जो एनालाइट है उसका हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसे हमने डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ये हमारा जो एनालाइट है वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करना है। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मतलब ऐसा कोई केमिकल जो प्रेसिपिटेट बनवा दे, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दे सॉल्यूशन में, वो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। अभी तक ये सॉल्यूशन क्लियर था। जैसे ही हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ किया, वो कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम हमारा एनालाइट क्या है, ठीक है, वो हमने इसमें डाला और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। इस तरह का फ़नल होता है, इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर होता है, इससे फ़ोल्ड करते हैं और इसको इसमें रखते हैं फ़िल्टर पेपर को। उसके बाद हम अपना जो सॉल्यूशन है वो इसमें डालते हैं। तो जो इसका लिक्विड पार्ट है सॉल्यूशन का वो यहाँ पर आ जाएगा फ़िल्टर होकर, लेकिन जो प्रेसिपिटेट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं होगा और वो इस फ़िल्टर पेपर पर ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ड्राई करेंगे और इसको वेट करेंगे, ठीक है। ये वेट मशीन पे हमने फ़िल्टर पेपर रखा, इस पे हमारा प्रेसिपिटेट है, इसको हम वेट कर रहे हैं। अब वेट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन। अब हम केमिकल रिएक्शन को देखते हुए इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और वेट फाइंड करेंगे। तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम किसी भी एनालाइट का वेट मालूम कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा प्रेसिपिटेट है ये कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर हमने इसमें क्लोरीन को निकालना है तो क्लोरीन यहाँ प्रेसिपिटेट में किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हमें वेट मिलेगा ये सिर्फ क्लोरीन का नहीं होगा, इसके आगे ज़रूरी है कि हम कैलकुलेशन करें और क्लोरीन का वेट मालूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेट को हम यूज़ करेंगे और आगे डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे केमिकल रिएक्शन को देखते हुए। उसके बाद फिर हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोरीन का वेट। इन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बुक में डिटेल में नहीं लिखा हुआ, सुपरफिशियल है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका एक बेसिक आइडिया ले लो कि इसमें हम इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू था।